आज का मेरा टॉपिक है एस्थमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्थमा को सबसे पहले हम लोग अगर डिफ़ाइन करें तो ये एक बीमारी है रिस्पायरेटरी सिस्टम की। और इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम में मज़ीद स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये एयरवेज़ की डिज़ीज़ है। इसमें क्या आता है कि एयरवेज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एयरवेज़ जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को देखें, ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और जिसकी वजह से सांस लेना दुश्वार हो जाता है। अब ये यहाँ पे एक हेल्दी नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब दिखाई हुई है, जो कि जिसका जो ल्यूमन है ये नॉर्मल है। अच्छा, और इसमें यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को एस्थमा होगा तो उसकी ब्रोंकियल ट्यूब ऐसी हो जाएगी, तंग हो जाएगी, नैरो हो जाएगी और इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसके वजह से सांस लेना चूँकि दुश्वार होगा तो फ़िज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा और कुछ केसेस में इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एस्थमा की वजह से क्या क्या अलामात पेशेंट के अंदर आ सकती हैं। तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस में कमी महसूस होगी पेशेंट को। उसके अलावा डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी। खुश्क खांसी होगी, नाइट कफ होगी यानी कि रात के टाइम इतनी ज़्यादा खांसी होगी कि जिसकी वजह से पेशेंट की नींद भी ख़राब होगी। ठीक है, उसके अलावा वीजिंग साउंड्स आएंगी। इसमें होता है कि जब सांस लेगा पेशेंट तो सीटी जैसी आवाज़ आएगी। उसके अलावा चेस्ट पेन भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि एस्थमा जो है वो उसमें सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म है, वो ये कि जब एयर हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे माउथ या हमारे नोज़ के थ्रू एंटर होती है और होती होती हमारे ब्रोंक्यूल्स तक जानती है, तो क्या होता है कि नॉर्मल पर्सन में यानी कि ऐसा बंदा जिसको अस्थमा नहीं है, जो कि हेल्दी है, उसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब्स के इर्द गिर्द मसल्स होते हैं, ठीक है, ये रिलैक्स्ड होते हैं और टिश्यू जो है वो थिन होता है। इस तरह की पोजीशन में होता है नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब। जबकि एक एस्थमेटिक पर्सन में, एक मरीज़ है जो एस्थमा का, उसके अंदर जो टिश्यू है इनकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल थिकन हो जाएंगे और म्यूकस इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस की सिक्रीशन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये तंग होगा तो हवा ठीक से अंदर नहीं जाएगी। एयर जब नहीं जाएगी तो सांस लेना मुश्किल होगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेज़ और ट्रिगर्स क्या हैं। इसमें सबसे बड़ी कॉज़ जो है एस्थमा की पोल्यूशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन आ जाता है, गाड़ियों का जो धुआं होता है और जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फैटी फूड खाने की वजह से कुछ लोगों में ट्रिगर होता है। उसके अलावा स्मोकिंग की वजह से, डस्ट की वजह से, वो लोग जिनको एस्थमा के साथ साथ एलर्जी भी होती है तो उनका इन चीज़ों से एस्थमा बहुत तेज़ी से एग्रेवेट होता है। डस्ट से कुछ लोगों को पेट्स से एलर्जी होती है। हाउस होल्ड केमिकल्स, घरेलू इस्तेमाल होने वाले केमिकल जो कि सफाई के लिए यूज़ होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। और कुछ लोगों को फैमिली में ये चीज़ रन करती है, यानी कि माँ बाप से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। और बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहली बात ये है कि एस्थमा को ट्रीट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें ये चीज़ है कि हम लोग इसके सिम्टम्स को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रूटीन चेकअप किया जाए, प्रॉपर चेकअप करवाएं डॉक्टर से, जो भी पेशेंट है अस्थमा का। उसके अलावा एक्सरसाइज है जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करेगा, एक्सरसाइज प्रॉपर की जाए। उसके अलावा इन्हेलर यूज़ करें, यानी कि कुछ लोगों को जैसे अस्थमा का अटैक होता है तो उसको उसमें फ़ौरी रिलीफ के लिए इन्हेलर यूज़ करते हैं तो उनको काफ़ी बेहतर महसूस होता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एहतियाती तदाबीर में सबसे टॉप पे है, वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम एलर्जेंस। एलर्जेंस वो चीज़ें जिनसे आपको पता है कि आपको अस्थमा का अटैक आ जाएगा, उनसे दूर हैं, जिसमें वो पेट्स आ जाते हैं, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।